ब्रह्मग्रह केटू 18b खगोल भारतीय मूल का खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर निक्कू मधुसूदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की नेतृत्व वाली एक टीम ने ब्रह्मकेटु 18b पर जीवन की संभावना संकेत प्राप्त किए हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए शोध दल ने इस ब्रह्मग्रह के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन समृद्ध अणुओं का पता लगाया है। ब्रह्मकेतु 18b एक बाह्य ग्रह जो सिंह तारा मंडल में स्थित है और 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये केटु 18 नाम एक ठंडे लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। निवास योग्य क्षेत्र और परिस्थितियों में यह ग्रह रहने योग्य क्षेत्र की स्थिति है। यहाँ तापमान तरल जल के अस्तित्व की अनुमति दे सकता है। इसे उप नेपच्यून के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो हमारे सौरमंडल में नहीं पाए जाने वाला एक प्रकार का ग्रह है। हाइसीन जगत के रूप में संभावित स्थिति हाइड्रोजन से संबंध वायुमंडल और महासागरों से ढकी सतहों वाले ग्रह, जिन्हें हाइसियन ग्रह कहा जाता है, के लिए यह एक प्रबल दावेदार है। ऐसी परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं। रॉस ग्रह CHA 1107 7626 खगोलविदों ने एक नया युवा ग्रह CHA 1107 7626 को अपने आसपास की गैस और धूल का सक्रिय रूप से उपयोग करते हुए देखा गया है, जिससे इस तरह के स्वतंत्र रूप से घूमने वाले ग्रहों के निर्माण की प्रणाली के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई है। रॉस ग्रहों ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ऐसे ग्रहों का अध्ययन करने से ग्रहों और तारों के निर्माण के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिससे खगोलविदों को खगोलीय विकास क्रम के विविध मार्गों को समझने में सहायता मिलती है। सुपरनोवा खगोलविदों ने एक संभावित सुपरनोवा के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो 1.3 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष दूर देखा गया है। एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय विस्फोट है, जिसमें सुपरनोवा और किलोनोवा दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारे के विलय से उत्पन्न एक काल्पनिक अत्यंत ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोट, जो एक मानक किलोनोवा से कहीं अधिक व्यापक होते हैं। निर्माण जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो सोना प्लेटिनम और नियोडियम जैसे भारी रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित होते हैं। इनके रेडियोधर्मी क्षय से प्रकाश की और अवरक्त प्रकाश निकलता है, जिसे किलोनोवा के रूप में जाना जाता है। सुपरनोवा में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत इस घटना को अधिक चमकीला और लंबे समय तक अस्तित्व में रहने योग्य बनाते हैं। मुख्य विशेषताओं बढ़ी हुई चमक, विलीन हुई वस्तु पर वापस गिरने वाले पदार्थ से उत्पन्न अतिरिक्त ताप आसपास के अपेक्षित कणों की तीव्रता को बढ़ा देता है। नीला उत्सर्जन में उच्च तापमान विकिरण को स्पेक्ट्रम के नीले सिरे की ओर स्थानांतरित कर देता है। दो चरणीय विकास प्रारंभिक किलोनोवा जैसा व्यवहार बाद के सुपरनोवा जैसा हो सकता है। वैकल्पिक मॉडल एक नए प्रस्तावित परिदृश्य के अनुसार एक विशाल तारा पहले सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है, जिसे दो न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं और तथा इस प्रकार प्रवर्धित चमक के साथ किलोनोवा विस्फोट को जन्म देते हैं। महत्व क्या है? खगोल भौतिकी संबंधी अंतर्दृष्टि यह उन असामान्य रूप से चमकीली क्षणिक घटनाओं की व्याख्या करने में सहायक है, जो ज्ञात श्रेणियों में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं है। तत्व निर्माण या न्यूट्रॉन तारा विलय के माध्यम से भारी
भारी तत्वों के संश्लेषण की समझ को बढ़ावा देता है। भविष्य का अनुमान पुष्टि के लिए और अधिक प्रक्षेपण की आवश्यकता है, लेकिन यह खोज चरम ब्रह्मांडी विस्फोट का अध्ययन के नए मार्ग प्रशस्त करती है। सूक्ष्म उल्कापिंड और अंतरिक्ष मलबा लाखों प्राकृतिक रूप से नए सूक्ष्म उल्कापिंड और कक्षीय मलबा MMOD पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जो सभी अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए निरंतर खतरा बने रहते हैं। अंतरिक्ष मलबे अपशिष्ट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली निष्क्रिय मानव निर्मित वस्तुएं, जिन्हें कक्षीय मलबा या अंतरिक्ष अपशिष्ट भी कहा जाता है। प्राथमिक कक्षा अधिकांशतः निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में 2000 किलोमीटर के नीचे केंद्रित है। घटक में निष्क्रिय उपग्रह, प्रयुक्त रॉकेट चरण, टक्कर या विस्फोट के टुकड़े और पेंट के धब्बे जैसे छोटे कण। सूक्ष्म उल्कापिंड अंतरिक्ष में गतिमान चट्टान, धातु या धूल के छोटे प्राकृतिक कण, आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर लगभग 2 मिलीमीटर, गति अत्यंत तीव्र 11 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पृथ्वी या अंतरिक्ष यान के सापेक्ष लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वितरण में अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में व्याप्त गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों के निकट घनत्व थोड़ा अधिक होता है। मुख्य अंतर में अंतरिक्ष मलबे के विपरीत ये प्राकृतिक उत्पत्ति से होते हैं और पृथ्वी की कक्षा तक सीमित नहीं होते हैं। सूक्ष्म उल्कापिंड और कक्षीय मलबों का खतरा, अति वेग से होने वाले प्रभाव, लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड लियो मलबा, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड सूक्ष्म उल्कापिंड, ज्ञात नहीं हो योग्य जोखिम, केवल लगभग 34,000 वस्तुएं 10 सेंटीमीटर से अधिक की ही ट्रैक की गई हैं। लाखों 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर आकार के कणों की निगरानी नहीं की जा सकती है। लियो का प्राथमिक खतरा ISS और मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, नासा ने ऐसा कहा है। अंतरक्रमिक जोखिम, टक्करों से कैसलर सिंड्रोम हो सकता है। प्रमाण, कक्षीय मलबे से हाल ही में चीन के शेनझोउ 20 अंतरिक्ष यान की एक खिड़की को क्षतिग्रस्त कर दिया है। क्षुद्रग्रह बेनू पर ग्लूकोज, नासा ने 2023 के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण कर रहे वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म वेन्यू में ग्लूकोज और राइबोज की उपस्थिति का पता लगाया है। ओसिरिस रेक्स 2016 से 2023 मिशन ने प्रारंभिक और सौरमंडल रसायन विज्ञान और कार्बनिक अणुओं का अध्ययन करने के लिए वेन्यू से नमूने एकत्र किए और वापस लाए हैं, जो अमेरिका द्वारा क्षुद्रग्रह से नमूने वापस लाने का पहला रिकॉर्ड है। क्षुद्रग्रह वेन्यू के नमूने प्राप्त करने का मुख्य निष्कर्ष रहा कि जीवन के संबंधित शर्कराओं की पहचान शोधकर्ताओं ने वेन्यू से प्राप्त नमूने में ग्लूकोज, पृथ्वी का जीवन का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, और राइबोज, RNA का प्रमुख घटक की पहचान की है। प्रकार्बनिक अणुओं की उपस्थिति, एमिनो एसिड, न्यूक्लियो बेस और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पाए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पूर्ण अंतरिक्ष में जीवन के निर्माण खंड व्यापक रूप से उपस्थित थे। DNA शर्करा के कोई साक्ष्य नहीं। वैज्ञानिक को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA के प्रयुक्त शर्करा प्राप्त नहीं हुए, जिससे यह पुष्टि होती है कि ये अणु वेन्यू पर जीवन का संकेत नहीं बल्कि प्रारंभिक रासायनिक जटिलता का संकेत देते हैं। क्षुद्रग्रह वेन्यू प्रकार बी प्रकार का निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह दुर्लभ, आदिम और कार्बन समृद्ध है। एल्बिडो लगभग 4%, अत्यंत गहरा बनाम पृथ्वी का लगभग 30%।
एल्बिडो है। कार्बन युक्त चॉन्ड्राइड्स से जुड़ा हुआ प्रारंभिक सौर मंडल सामग्री को संरक्षित करता है। अलकनंदा गैलेक्सी। भारतीय खगोलविदों ने बिग बैंग के 1.5 अरब वर्ष बाद निर्मित एक सुव्यवस्थित सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। अलकनंदा आकाशगंगा के बारे में प्रारंभिक ब्रह्मांड की सर्पिल आकाशगंगा, जिसमें अप्रत्याशित संरचनात्मक परिपक्वता है। दूरी लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। खोजकर्ता राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, NCRATIFR, पुणे के शोधकर्ताओं ने डेटा स्रोत में JWST अवरक्त अवलोकन, एबेल 2744 क्लस्टर से गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की सहायता से मुख्य विशेषताओं में सर्पिल संरचना, 2 स्पष्ट सर्पिल भुजाएं और एक चमकीला केंद्रीय भार, लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। आकाशगंगा के समान तारा निर्माण में लगभग 60 सौर द्रव्यमान प्रति वर्ष, जबकि आकाशगंगा का लगभग 1.5 से 2 सौर द्रव्यमान प्रति वर्ष। तीव्र वृद्धि अल्प ब्रह्मांडीय समय में लगभग 10 अरब सौर द्रव्यमान का निर्माण किया गया है, जो आकाशगंगा निर्माण के सिद्धांतों को चुनौती देता है। अल्पबेन तरंगे। नॉर्थ मेम्ब्रा विश्वविद्यालय ब्रिटेन के एक अध्ययन ने सूर्य की कोरोना के अल्पबेन तरंगों के प्रत्यक्ष अवलोकन की पुष्टि की है। यह महत्व है कि यह अध्ययन में समझने में सहायक है कि कोरोना लगभग 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, सूर्य की सतह लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग 200 गुना अधिक गर्म क्यों है। अल्पबेन तरंग प्लाज्मा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश यात्रा करने वाली निम्न आवृत्ति अनुप्रस्थ चुंबक जलगतिक MHD तरंगे, जो ऊर्जा को संपीड़ित किए बिना स्थानांतरित करती हैं। खोज में हेब्स अल्पबेन द्वारा भविष्यवाणी 1942। MHD कार्य के लिए 1972 में नोबेल पुरस्कार। अन्वेषण लाल या नीला डॉपलर शिफ्ट क्रायो NIRSP उपकरण ने कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र में घुमावदार गतियों की खोज की है। क्रियाविधि और प्रभाव में सूर्य की सतह से ऊर्जा अल्पबेन तरंगों के रूप में प्रसारित होती है और कोरोना में ऊष्मा के रूप में विघटित हो जाती है। यह कोरोना की कुल तापन का लगभग 50% हिस्सा है। यह सौर प्लाज्मा की गतिशीलता, सौर पवन, अंतरिक्ष मौसम और तारों के विकास की समझ को बढ़ाता है। अंतरतारकीय धूमकेतु 3I या एटलस। हाल ही में अंतरतारकीय धूमकेतु 3I या एटलस 30 अक्टूबर 2025 को सूर्य के सबसे निकट पेरिहीलियन पर पहुंचा, जो इसकी सबसे चमकीली और सर्वाधिक सक्रिय अवस्था थी। नासा और वैज्ञानिक मिशनों द्वारा सबसे इसकी निगरानी की जा रही है। 3I एटलस प्रकार में अंतरतारकीय धूमकेतु सूर्य से बंधा नहीं है, जो आंतरिक सौर मंडल से एक बार गुजर रहा है। पेरिहीलियन सूर्य से 1.36 AU की दूरी पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर पहुंचे, जिससे तीव्र गैस उत्सर्जित और कोमा का निर्माण हुआ। पूंछ सौर विकिरण और सौर पवन द्वारा संचालित धूल और आयन की पूंछ दिखाई दी। अवलोकन में नासा की साइकी, लूसी और ESA के जूस सहित कई अंतरिक्ष यानों द्वारा इसका अवलोकन किया गया। 3 अक्टूबर को मंगल मिशनों द्वारा
भी इसका अवलोकन किया गया। संरचना कार्बन डाइऑक्साइड और निकेल की उच्च सांद्रता जो संभवतः किसी अन्य तारा प्रणाली लगभग 7 अरब वर्ष पुरानी की धातु समृद्ध आणविक बादलों से उत्पन्न हुई है। महत्व क्या है सौरमंडल में? सौरमंडल के धूमकेतुओं के साथ इसकी रसायन शास्त्र की तुलना करने से ग्रहों के निर्माण और प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विषम रेडियो वृत्त नवंबर 2025 में भारत के RAD@होम खगोल विज्ञान नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने LOFAR लोफार दूरबीन के डेटा का उपयोग करके एक दुर्लभ दोहरे विषम रेडियो वृत्त ORC की खोज की है। खोजकर्ताओं ने इस घटना की पुष्टि करने के लिए लोफर और GMRT के संग्रहित डेटा का उपयोग किया है, जिससे निम्न आवृत्ति रेडियो खगोल विज्ञान में भारत का योगदान और सुदृढ़ हुआ है। विषम रेडियो वृत्त ORC दूरस्थ आकाशगंगाओं के चारों ओर स्थित बड़े मंद वृत्ताकार रेडियो स्रोत हैं जो केवल रेडियो तरंगदैर्घ्य में दृश्यमान होते हैं तथा पहली बार 2019 में देखा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकाशगंगाओं के टकराव या सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय के दौरान उत्पन्न शक्तिशाली शॉक वेव के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, जो अरबों वर्षों में फैले हुए प्लाज्मा वलय बनाते हैं। महत्व ORC आकाशगंगा विकास और रेडियो जेट गतिविधि के मौजूदा मॉडलों को चुनौती देते हैं और ऊर्जावान अंतर आकाशगंगा घटनाओं के संकेत प्रदान करते हैं। लोफार और GMRT लोफार लो फ्रिक्वेंसी एरे नीदरलैंड में स्थित यूरोप का इंटरफेरोमेट्री रेडियो टेलीस्कोप जो गहरे अंतरिक्ष में निम्नवर्ती प्रेक्षणों में विशेषज्ञता रखता है। GMRT जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप भारत के पुणे के निकट स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी निम्न आवृत्ति रेडियो वेधशाला में से एक है, जिसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा किया गया है। RAD@होम पहल 2013 में संस्थापक प्रोफेसर आनंदा होता प्रकार में भारत के नागरिक विज्ञान मंच सदस्य फेसबुक के माध्यम से लगभग 4700 प्रतिभागी जुड़े भूमिका प्रशिक्षित स्वयंसेवक रेडियो आकाशगंगाओं और विषम रेडियो वृत्तों ORC सहित दुर्लभ खगोलीय पिंडों की पहचान करने में सहायता करते हैं। महत्व सहयोगात्मक अंतरिक्ष अनुसंधान और खगोल विज्ञान में जनभागीदारी को बढ़ावा देता है। GW2501114 तरंग घटना 2025 की गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना GW2501114 ब्लैक होल के विलय का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है, जो स्टीफन हॉकिंग के ब्लैक होल सिद्धांत का समर्थन करता है। GW2501114 14 जनवरी 2025 को लिगो वाइग्रो KAGRA नेटवर्क द्वारा अन्वेषण किया गया दूरी संकेत लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर से उत्पन्न हुआ। घटना लगभग एक जैसे कम घूर्णन वाले दो ब्लैक होल का विलय, जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 30 गुना से अधिक है तथा जो लगभग वृत्ताकार पथों में परिक्रमा कर रहे हैं। महत्व क्या है? अमेरिका, इटली, जापान में डिटेक्टरों द्वारा एक साथ खोजा गया, जिससे प्रमाणिकता की पुष्टि हुई और ब्लैक होल विलय भौतिकी के लिए मजबूत प्रमाण मिले। गुरुत्वाकर्षण तरंगें आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत 1915 द्वारा अनुमानित विशाल त्वरित पिंडों के कारण अंतरिक्ष समय में उत्पन्न तरंगें हैं। महत्व प्रकाश की गति की यात्रा
करते हुए ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के विलय जैसे चरम ब्रह्मांडी घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हॉकिंग का ब्लैक होल सिद्धांत 1971 एक पृथक प्रणाली ब्लैक होल का कुल सतही क्षेत्रफल समय के साथ या तो बढ़ सकता है या स्थिर रह सकता है। लीगो VIRGO विर्गो कागरा CAGRA नेटवर्क लीगो यूएसए का हनफोर्ड वाशिंगटन और लिविंगस्टन ल्यूसियाना में 2 डिटेक्टर लीगो भारत महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है जो 2030 तक प्रारंभ हो जाएगा। विर्गो इटली में पीसा के पास स्थित यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला द्वारा संचालित है। कागरा जापान का गिफू प्रांत में भूमिगत वेधशाला वैज्ञानिक पहचान और सटीकता को बढ़ा सकता है। चंद्रमा के 2 पृथक भाग नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रिल मिशन के द्वारा चंद्रमा के दोनों गोलार्धों की संरचना में अंतर के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। चंद्रमा के 2 पृथक भाग निकटवर्ती भाग वह भाग जो पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता है, ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्मित विशाल मैदानों जिसे मेयर कहा जाता है से ढका हुआ है। यह भाग की भूपर पट्टी पतली है जिसे मैग्मा आसानी से ऊपर उठ पाता है। यह भाग थोरियम और टाइटेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति के बारे में अधिक गर्म और रेडियोधर्मी है। सुदूर भाग में वह भाग पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता है। इसका भूभाग मैदानों की तुलना में अधिक उबड़ खाबड़ है। इस भाग की भूपर पट्टी मोटी है जो लावा प्रवाह को रोकती है। चंद्रमा की विषमता के कारण ज्वारीय विक्षेप विरूपण और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा का निकटवर्ती भाग भूवैज्ञानिक रूप से अधिक सक्रिय और लचीला है। ज्वारीय विरूपण के कारण निकटवर्ती भाग में अधिक आंतरिक हलचलें होती हैं जिससे इसकी सतह दूरवर्ती भाग से भिन्न आकार लेती है। ज्वालामुखी गतिविधि और ताप वितरण निकटवर्ती भाग कभी दूरवर्ती भाग की तुलना में कहीं अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय था, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल बेसाल्टिक मैदानों मेयर का निर्माण हुआ। थोरियम और टाइटेनियम जैसे ऊष्मा उत्पन्न करने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ निकटवर्ती भाग पर जमा हो गए जिससे यह सुदूरवर्ती भाग की तुलना में अधिक गर्म हो गया, लगभग 100 से 200 डिग्री सेल्सियस अधिक। इस तापमान असंतुलन में 2 गोलार्धों की भूवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रभावित किया। भूपर पट्टी की मोटाई और सतह की संरचना ग्रिल डेटा से पता चला कि निकटवर्ती भाग की भूपर पट्टी पतली है जिससे अतीत में मैग्मा का प्रवाह अधिक सुगम रहा होगा। दूरवर्ती भाग की परपट्टी मोटी है जिससे व्यापक लावा प्रवाह नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इसकी सतह उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। ग्रिल का पूरा नाम ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी है। यह नासा का चंद्र विज्ञान मिशन है। इसे 2011 में प्रारंभ किया गया था। इस मिशन में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए 2 अंतरिक्ष यान एब और फ्लो का उपयोग किया गया था। महत्व है, इससे चंद्रमा की आंतरिक संरचना भूवैज्ञानिक विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई। स्वास्थ्य गृहिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा और
और गृहिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी की शुरुआत की है। गृहिणी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी इसे इसे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में विकसित किया गया है। THSTI जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT का एक स्वायत्त संस्थान है जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में सबसे बड़े गर्भावस्था कोहोर्ट समूह डेटासेट में से एक तक पहुंच प्रदान करेगा। महत्व इसे 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर डिलीवरी के बाद माताओं के नैदानिक डेटा चित्र और जैविक नमूने शामिल हैं। यह वैश्विक शोधकर्ताओं को मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। यह गृहिणी कार्यक्रम का हिस्सा है जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। गृहिणी कार्यक्रम यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा समय पूर्व जन्म प्रीटर्म बर्थ का आकलन करने वाले उपकरण विकसित करता है। पहल जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रमुख भाग में अटल जैव अनुसंधान बायोटेक मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवाचार उपग्रह, UNATI उन्नति, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा। यह फेरेट जंतु का उपयोग करके उन्नत जैव चिकित्सीय अनुसंधान के लिए डिजाइन की गई एक अत्याधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला है। यह टीका, वैक्सीन विकास, संक्रामक रोग अनुसंधान और महामारी प्रबंधन के लिए भारत की क्षमता को सुदृढ़ करता है। क्रियान्वयन स्थल THSTI फरीदाबाद हरियाणा। लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटम लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटम एक लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो प्राकृतिक रूप से महिला प्रजनन और मूत्रपथ में मौजूद होता है। यह लैक्टिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और रोगाणुरोधी यौगिकों का उत्पादन करके एक स्वस्थ योनि माइक्रोबायोम बनाए रखने में सहायता करता है। लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटम और THSTI का अनुसंधान THSTI ने गृहिणी कोहोर्ट में शामिल भारतीय महिलाओं से एल क्रिस्पेटम के अनुसंधान रूप में परिभाषित स्ट्रेन को अलग किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह समय पूर्व जन्म प्रीटर्म बर्थ के जोखिम को कम करता है, बांझपन और गर्भावस्था जटिलताओं से जुड़े संक्रमणों को रोकता है। पार्किंसंस के लिए भारत की पहली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS कार्यशाला। हाल ही में अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS पर भारत की पहली उन्नत कार्यशाला की मेजबानी की है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अत्याधुनिक उपकरण सहायता प्राप्त उपचारों का उपयोग करके पार्किंसंस रोग और अन्य संचालन विकारों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS यह क्या है? यह न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें नियंत्रित विद्युत आवेगों को पहचानने के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किए जाते हैं। कार्यतंत्र में इलेक्ट्रोड छाती की त्वचा के नीचे रखे गए एक इम्प्लांटेबल पल्स जनरेटर से जुड़े होते हैं। यह उत्तेजना, असामान्य तंत्रिका तंत्र और न्यूरोकेमिकल असंतुलन को नियंत्रित करती है। अनुप्रयोग में मुख्य रूप से पार्किंसंस रोग, एसेंशियल ट्रेमर और डिस्टोनिया
के लिए उपयोग किया जाता है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए सीडीओ के लिए भी एफडीए द्वारा अनुमोदित है। हालिया विकास 2025 में एडाप्टिव एडीबीएस को एफडीए द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह एक बंद लूप प्रणाली है जो मस्तिष्क के संकेतों जैसे कि ब्रेन सेंस के आधार पर रियल टाइम में उत्तेजना को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। लाभ यह प्रतिवर्ती विनाशकारी नहीं है और इसे वायरलेस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है। सीमाएं: यह इन्वेसिव चीरा लगाने वाली प्रक्रिया है और महंगी है, जिससे इसमें सर्जिकल जोखिम होते हैं और यह रोग को ठीक करने के बजाय केवल लक्षणों का प्रबंधन करती है। मोटर विकार पार्किंसंस रोग, एंसेसियल ट्रेमर, प्राइमरी डिस्टोनिया, मनोचिकित्सक अनुप्रयोग में उपचार प्रतिरोधी अवसाद, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मिर्गी, एडेप्टिव डीबीएस और एआई। भविष्य में क्लोज्ड लूप सेंसिंग और स्टिमुलेशन, मशीन लर्निंग, गाइडेड प्रोग्रामिंग और समय रेखा। 1997 में मोटर विकारों के लिए एक नियमित नैदानिक चिकित्सा के रूप में डीबीएस की शुरुआत की गई। 2008 में मनोवैज्ञानिक अनुप्रयोगों की ओर संक्रमण का संकेत था। 2030 तक क्लोज्ड लूप और एआई गाइडेड डीबीएस प्लेटफॉर्म का व्यापक नैदानिक परिनियोजन होगा। पार्किंसंस रोग के बारे में यह संचलन मूवमेंट संबंधी एक क्रोनिक और प्रगतिशील न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है। इसमें सबसे पहले जेम्स पार्किंसन 1817 ने शेकिंग पाल्सी कांपने वाला लकवा के रूप में वर्णित किया जाता है। रोग के लक्षण: यह सबस्टेशिया निग्रा मस्तिष्क का एक भाग में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स के नष्ट होने के कारण होता है, जिससे मोटर नियंत्रण, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिगड़ जाता है। डोपामाइन की भूमिका: यह सहज और समन्वित मांसपेशियों की गति के लिए एक आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर है। कारण या जोखिम कारक में आनुवंशिक परिवर्तन, बढ़ती उम्र और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जैसे कीटनाशक, भारी धातुएं। जनसांख्यिकी में यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। प्रबंधन: शुरुआत में इसका उपचार लेवोडोपा में से किया जाता है। जब लंबी अवधि की चिकित्सा के कारण दवा का प्रभाव कम हो जाता है, तब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीबीएस द्वारा उपचार आवश्यक हो जाता है। फार्माकोविजिलेंस औषध सतर्कता सुनिश्चित करने हेतु सीडीएससीओ दिशानिर्देश। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने पारदर्शिता विस्तार और भारत के फार्माकोविजिलेंस दवा सुरक्षा निगरानी या औषध सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्देश में अनिवार्य क्यूआर कोड और हेल्पलाइन, सभी खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं, फार्मेसियों को प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं एडीआर की रिपोर्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट क्यूआर कोड और टोल फ्री नंबर 1800 180 3024 प्रदर्शित करना अनिवार्य है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका: औषध लाइसेंस प्राधिकरणों को इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों को दिशा निर्देश जारी करने होंगे। निर्देश का आधार: यह निर्देश फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीवीपीआई की
सोलहवीं सोलहवीं वर्किंग ग्रुप मीटिंग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। महत्व यह जनता और स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं एडीआर की आसानी से रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ये दवा संबंधी जोखिमों का तेजी से पता लगाने के लिए भारत की पीवीपीआई प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत होता है। समय यह समय पर निगरानी और विनियामक प्रतिक्रिया के माध्यम से रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पीवीपीआई शुरुआत 2010 के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। इसका समन्वय भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संचालन में पीवीपीआई एडीआर निगरानी केंद्रों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क चलाता है जो रिपोर्ट एकत्रण और सीडीएससीओ को विनियामक सिफारिश प्रदान करता है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ के बारे में सीडीएससीओ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण एनआरए है। स्थापना यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित, साथ ही पूरे भारत में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय है। विधिक ढांचा में यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री विनियमन 1940 और नियमावली 1945 के तहत कार्य करता है। यह भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह नियमों का एक समान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ समन्वय करता है। प्रमुख दायित्व में अनुमोदन, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी प्रदान करता है। मानक निर्धारण में दवाओं के लिए मानक दिशा निर्देश प्रदान करना और आयातित दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। लाइसेंस रक्त उत्पादों, टीकों आईवी तरल पदार्थ और सीरा जैसी महत्वपूर्ण दवाओं का लाइसेंस प्रदान करना। निगरानी में चिकित्सा उपकरणों की नियामक निगरानी करना। उद्देश्य रोगी के अधिकारों की रक्षा करने और सुरक्षित चिकित्सा उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और एकरूपता को बढ़ावा देना। अतिरिक्त जानकारी फार्माकोविजिलेंस यह एक विज्ञान और गतिविधियों का समूह है जो प्रतिकूल प्रभावों या दवा से संबंधित किसी भी अन्य समस्या का पता लगाने, उनका आकलन और उन्हें समझने और रोकने पर केंद्रित है। इसका मूल उद्देश्य दवा के प्रयोग के दौरान जोखिमों की निरंतर निगरानी तथा रोगी सुरक्षा में सुधार लाकर दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GTMC, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GTMC भारत के जामनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GTMC उद्देश्य यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में कार्य करता है। लक्ष्य क्षेत्र में यह साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देता है। दायरा विस्तार इसके अंतर्गत पारंपरिक, पूरक, एकीकृत चिकित्सा, ट्रेडिशनल, कम्प्लीमेंट्री और एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन TCIM शामिल है। पहुंच यह वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। GTMC की मुख्य विशेषताएं: प्रथम, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा को समर्पित WHO का एकमात्र आउटपोस्ट केंद्र है। मुख्य विशेष उद्देश्य में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना है। पारंपरिक आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना है। विश्व स्तर पर साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। TCIM पारंपरिक, पूरक, एकीकृत चिकित्सा में प्रशिक्षण तथा कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना है। भारत में प्रमुख संस्थान में यह शिक्षण और अनुसंधान आयुर्वेद संस्थान ITRA जामनगर में स्थित है। ITRA आयुष मंत्रालय के तहत एक
प्राय एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अश्वरोग मुक्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट भारत ने आरवीसी सेंटर और कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट सी ईडी ईडीएफसी स्थापित किया है। यह ईडीएफसी को आधिकारिक तौर पर एक्वाइन इम्फेसियस एनीमिया, एक्वाइन इन्फ्लुएंजा, एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस ग्लैंडर्स और सर्रा नामक रोगों से मुक्त घोषित किया गया है। भारत के सीडीएफसी के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH द्वारा प्रदान की गई है। अश्व रोगों के बारे में यह उन चिकित्सा स्थितियों को संदर्भित करता है जो घोड़ों इक्विनेस को प्रभावित करता है तथा जिसमें गधे और खच्चर भी शामिल हैं। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या पर्यावरण कारकों के कारण हो सकते हैं और घोड़ों की शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे श्वसन, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट सीडीएफसी एक ऐसी सुविधा है जो कठोर जैव सुरक्षा और पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत घोड़ों की आबादी का रखरखाव करती है तथा जिसे विशिष्ट अश्वरोगों से मुक्त प्रमाणित किया जाता है। उद्देश्य यह मानक देशव्यापी प्रतिबंधों के बिना घोड़ों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन जैसे खेल प्रतियोगिता के लिए को सक्षम बनाता है। मानक में यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE के स्थलीय पशु स्वास्थ्य कोड का अनुपालन करता है। भारत की उपलब्धि पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त EDFC रिमाउंट वेरिएंट कोर आरवीसी सेंटर और कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। एडफेल्सीवैक्स मलेरिया टीका। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक नए स्वदेशी मलेरिया टीके एडफेल्सीवैक्स के विकास की घोषणा की है। एडफेल्सीवैक्स द्विचरणीय टीका डिजाइन है। एल्फेक्सिवैक्स एक पुनर्संयोजक मल्टी स्टेज मलेरिया टीका है। यह सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को उसके जीवन चक्र में 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करता है। प्री एरिथ्रोसाइटिक चरण, यह यकृत से संबंधित चरण है। संचरण चरण में यह परजीवी का लैंगिक सेक्सुअल चरण है। एक दो तरफा दृष्टिकोण से संक्रमण को रोकने और मच्छर कारकों द्वारा होने वाले संचरण को बाधित करने की उम्मीद है। विकासकर्ता में इसे ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में विकसित किया है। स्रोत के रूप में एक सुरक्षित खाद्य ग्रेड बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस का उपयोग किया है। लाभ, सकारात्मक परिणाम। इसने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में व्यापक प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने के लिए कम संभावना और संभावित दीर्घकालिक प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया है। तापीय स्थिरता, यह कमरे के तापमान पर 9 महीने से अधिक समय तक प्रभावी रहता है। इससे दूर दराज के इलाकों में इसका परिवहन तथा भंडारण आसान हो जाता है। नाभिकीय चिकित्सा थायराइड विकारों, विशेष रूप से हाइपरथायरॉयडिज्म और थायराइड कैंसर के निदान और उपचार के लिए एक सुरक्षित और सक्रिय विधि के रूप में उभरी है। नाभिकीय चिकित्सा, यह मेडिकल इमेजिंग
की एक शाखा है जो कैंसर, थायराइड, हृदय और हड्डियों के विकारों सहित विभिन्न बीमारियों के निदान तथा उपचार के लिए रेडियोधर्मी सामग्री की थोड़ी मात्रा रेडियो ट्रेसर्स का उपयोग करती है। कार्यप्रणाली में रेडियो ट्रेसर्स रेडियो ट्रेसर्स को रेडियो ट्रेसर्स को निगला निगला इंजेक्ट या इनहेल सांस के अंदर लेना किया जाता है। ये लक्षित अंगों में जमा हो जाते हैं। इसके बाद गामा कैंसर इन रेडियो ट्रेसर्स द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाकर शरीर के अंदर चित्र निर्मित करते हैं। उद्देश्य यह अंगों की संरचना कार्यप्रणाली दोनों का मूल्यांकन करता है। सामान्य रेडियो न्यूक्लियोटाइड टेक्नीशियन 99M आयोडीन, गैलियम, थैलियम, जेनॉन इसका उपयोग विशिष्ट अंगों या बीमारी के लिए किया जाता है। नाभिकीय चिकित्सा स्कैन के कुछ सामान्य प्रकार में गुर्दा स्कैन यह गुर्दे की कार्यप्रणाली और उसमें रक्त प्रवाह की जांच करता है। थायराइड स्कैन यह थायराइड की गतिविधियों को मापता है और गांठों नोड्यूल्स का पता लगाता है। हड्डी का स्कैन यह फ्रैक्चर, कैंसर, संक्रमण या गठिया का पता लगाता है। हृदय का स्कैन यह रक्त प्रवाह और हृदय की मांसपेशियों के स्वास्थ्य का आकलन करता है। हाँ